हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर इम्यूनोलॉजी। सो राइट डाउन इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी, सबसे पहले तो आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए कि हम इम्यूनोलॉजी बोलते किसको हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इम्यूनिटी क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी अगर आपको टर्म क्लियर होगी तो इसी इम्यूनिटी के जो स्टडी होती है उसे बुलाया जाता है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या चीज होती है, अब देखो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि आप, मैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सम और द अदर काइंड ऑफ पैथोजन। दिस पैथोजन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ वायरस, बैक्टीरिया, राइट, फंगस, मेनी पैरासाइट्स आर आल्सो देयर। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट है हमारे, जो मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा ही सराउंडेड होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग हमेशा ही सराउंडेड होते हैं बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस। तो वो जो पैथोजेंस हैं, दे एक्ट एज एंटीजेंस, राइट। तो पैथोजेंस जो हैं जब हमारी बॉडी के अंदर में एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी को वो मतलब कि हार्मफुल तरीके से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मेरी बॉडी के अंदर भी किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन ने मुझे इन्फेक्ट नहीं किया होगा। बट होता क्या है कि हमारी बॉडी के ऐसे जो छोटे मोटे ऐसे पैथोजन होते हैं ना, उन्हें तो हमारी मतलब बॉडी में प्रेजेंट इम्यूनिटी जो है वो तो वैसे ही टाटा बाय बाय कर देती है कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बट जैसे अगर कुछ बड़े पैथोजेंस आ जाएं, जैसे कि आपने अभी देखा ईयर 2019, 2020 और हाफ ऑफ 2021 कि कितने सारा जो ये आपका कोरोना नाम का वायरस था, उसने कितना ज़्यादा इन्फेक्ट करा हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड। आप बोल सकते हो एक पैंडेमिक के रूप में जो ये वायरस फैला है, तो उसने कितने गंदे तरीके से जो है ये पूरी की पूरी ह्यूमन कम्युनिटी को इफेक्ट करा है। तो कितनी सारी डेथ्स हुई हैं, है ना। तो क्या वहाँ पे क्या हमारी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही थी? वहाँ पर भी तो इम्यूनिटी, मतलब बॉडी में तो इम्यूनिटी तब भी प्रेजेंट थी, पर फिर तब इम्यूनिटी कहाँ गई थी, मतलब उस टाइम पे उस वायरस के अगेंस्ट वो क्यों नहीं काम कर पा रही थी? तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है ना। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे जैसे जैसे हम अपने इम्यूनोलॉजी को आगे आगे प्रोसीड करते जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे उससे पहले मैंने आपको क्या चीज़ बोली कि जैसे अभी ह्यूमन बींग्स है, हम भी अपने अपने मतलब कि सराउंडिंग में हमारे बहुत सारे पैथोजन होते हैं, बट वो हमें इफेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे बैक्टीरिया को या फिर वायरसेस को, पैथोजन को आप बोल सकते हो, उनको तो हमारी इम्यूनिटी ही संभाल लेती है। ठीक है, इतना ज़्यादा इफेक्ट कोई बॉडी के ऊपर नहीं पड़ने देती है। ठीक है, तो यही जो हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी है इन्फेक्शन के साथ में फाइट करने की, इसे बोला जाता है इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम आप बुला सकते हो। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए आप डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज एन इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, इट इज द प्रोटेक्शन of our body from non-self, from, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम नंबर वन, नॉन सेल्फ एंटीजेंस, नंबर टू फ्रॉम सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉन सेल्फ एंटीजन एंड सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। अब इस पूरी की पूरी इम्यूनोलॉजी के अंदर आप लोगों को तीन टर्म्स देखने को मिलेंगी। एक तो मैंने, देखो, इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन सिर्फ ये है। ठीक है, मैंने जिन टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ वो आपको, एक तो यही, एक तो आ जाएगी आपकी नॉन सेल्फ एंटीजन। ठीक है, इन तीनों टर्म्स का मतलब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जब क्वेश्चंस करोगे आपको उसमें दिक्कत आएगी। एक आपका होगा सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। ठीक है, और तीसरे टाइप की टर्म होती है सेल्फ एंटीजन। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं कि ये तो हमने देख ली डेफिनेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इम्यूनिटी क्या होती है, यही चीज होती है, एबिलिटी टू
fight against infections. This is the immunity. अब ये चीज अभी साइड हटा दो, अभी के लिए आप इन तीनों टर्म्स के बीच के डिफरेंस समझोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नॉन सेल्फ एंटीजन की, तो देखिए नॉन सेल्फ एंटीजन क्या होता है, एक ऐसा एंटीजन, एंटीजन्स वैसे होते क्या है, प्रोटीन्स ही होते हैं ना, प्रोटीन्स की डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट जब हो जाती है, ठीक है, तो वो एंटीजन ही बुलाते हैं हम उसको यूजुअली, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एंटीजन्स का जो नेचर होता है वो प्रोटीनेशियस ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो जैसे एंटीजन है, क्या किसी चीज को हम एंटीजन बुलाएंगे, और वो भी नॉन सेल्फ किस चीज को बुलाएंगे, तो देखिए कोई मान लीजिए एक कोई, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसका नाम लगा लेते हैं हम लोग, क्या नाम लगाए बोलिए, पर्सन, दिस इज मान लीजिए राम, ठीक है। अगर ये राम है तो इसकी बॉडी में मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है किसी वायरस का, ठीक है, किसी वायरस ने इसको इन्फेक्ट कर दिया है, तो वायरस की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट जो एंटीजन होगा, यानी कि या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जो वायरस होगा वो नॉन सेल्फ एंटीजन की तरह काम करेगा इन द बॉडी ऑफ राम, ठीक है। तो इसे हम बुलाएंगे नॉन सेल्फ एंटीजन। क्यों बुलाएंगे नॉन सेल्फ, क्योंकि राम के लिए ये जो वायरस है ये नॉन सेल्फ है, इसके खुद का नहीं है, ये खुद की बॉडी का नहीं है, ये बाहर से एंटर करा है, तो इट इज नॉन सेल्फ। उसके बाद फिर मैंने आपको दूसरी टर्म बोली है सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। तो देखिए सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन क्या होगा कि जब कोई, मान लीजिए अभी हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज एनी बैक्टीरिया, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, वो जो बैक्टीरिया है उसने इन्फेक्ट कर लिया है राम की बॉडी के अंदर, और राम की बॉडी में प्रेजेंट जो सेल्स हैं उनमें से किसी सेल को ये अफेक्ट कर रहा है, कोई बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखिए राम की बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होंगे उनके ऊपर जब ये बैक्टीरिया उन्हें जब इन्फेक्ट करेगा, तो बैक्टीरिया के जो एंटीजन्स होंगे वो ये इस सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और फिर ये जो सेल्स हैं राम की खुद की बॉडी के सेल्स उस बैक्टीरियल ट्रांसफर्ड एंटीजन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे अपने सेल्स के ऊपर, तो इसे फिर हम बुलाते हैं सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। क्यों, क्योंकि राम के खुद की बॉडी का सेल था, ठीक है, उस सेल को जब इन्फेक्ट कर दिया किसी बैक्टीरिया ने, तो फिर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स है ना, बैक्टीरिया में भी तो प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, वो आकर के एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगी ऑन दी सेल्स ऑफ राम, तो उसे फिर हम, मतलब ये सेल राम की बॉडी का होगा जिसके ऊपर बैक्टीरिया अपने एंटीजन का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो ये इसको हम बुला देते हैं सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। और एक होता है सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन क्या चीज होती है कि देखिए राम की खुद की बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ एंटीजन वो जरूर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई किडनी है, जैसे राम की किडनी है, किडनी के अंदर मतलब टिश्यूज से बनी हुई है, टिश्यूज के अंदर सेल्स हैं, तो मान लीजिए अगर हम एक सेल उठा करके देख लेते हैं इस किडनी का, तो इसके अंदर जो भी प्रोटीन्स होंगी, जो भी मटेरियल प्रेजेंट होगा वो एज एन एंटीजन ही होगा। तो मतलब हर एक बॉडी का जो ऑर्गन होता है, या फिर आप बोल सकते हो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं उनके अंदर खुद खुद के ही एंटीजन तो प्रेजेंट होते ही हैं, जैसे, ठीक है, ये तो इसे बोला जाएगा सेल्फ एंटीजन। अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ कि जैसे देखिए अगर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो आपको पता है सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है। तो वो जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल है ना, वो बैक्टीरिया का सेल्फ एंटीजन है। तो हम ये चीज जरूर बुला सकते हैं कि किसी भी सेल के अंदर या किसी भी सेल के ऊपर प्रेजेंट जो एंटीजन होता है वो उस सेल की स्पेसिफिसिटी को भी डिटरमिन करता है, ठीक है, कि अगर मैंने कोई सेल लिया उसके अंदर अगर मेरे को पेप्टाइडोग्लाइकन नाम का एंटीजन मिल गया, क्योंकि एंटीजन में आपको अभी पता है प्रोटीनेशियस नेचर है या फिर उसका कोई और भी नेचर हो सकता है, बट मोस्टली इट इज ऑफ प्रोटीनेशियस नेचर। तो अगर कोई सेल मिला उसके अंदर मेरे को अच्छा पेप्टाइडोग्लाइकन के कुछ पीसेस मिल गए, तो मैं ये एज्यूम नहीं, मेरे लिए ये कंफर्म हो जाएगा कि वहां पर बैक्टीरिया की पक्का सेल वॉल जो है वो पक्का प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया का सेल्फ एंटीजन है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूं राम की, जैसे हम राम की एग्जांपल लिया हुआ था हमने,
तो अगर मैं राम की किडनीज में से कोई सेल निकाल लेती हूँ, ठीक है, एक सेल में निकाल लेती हूँ राम के लंग्स में से, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मान लीजिए ये किडनी का सेल है, ये जो है ये वाला जो है ये इसके लंग्स का सेल है, ठीक है। तो होता क्या है कि हर एक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होगा ही होगा। जैसे अगर किडनी है आपकी, तो किडनी के अंदर आपको पता है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, नेफ्रॉन इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो नेफ्रॉन्स के भी अंदर देखिए, जो नेफ्रॉन के भी जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट, आपने सुना होगा कलेक्टिंग डक्ट, सुना होगा है ना, कलेक्टिंग डक्ट सुना होगा। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसका फीचर क्या होता है कि उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर ग्वानिल साइक्लेज, आरजीसी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरिन्स। ये आपको जस्ट एक समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है ना, एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका फीचर है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एक इसका फीचर है किडनी का, ये चीज का प्रेजेंट होना, तो ये इसका एंटीजेनिक फीचर है, तो ये सेल्फ एंटीजन है। उसी तरीके से अगर हम लंग्स की बात कर लेते हैं, तो लंग्स के अंदर जैसे एल्वुलाई प्रेजेंट होती है ना, तो एल्वुलाई इसका फीचर है। तो ये मतलब होता है इन तीनों टर्म्स का, दैट इज नॉन सेल्फ एंटीजन, सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन और सेल्फ एंटीजन। इनमें से अगर आप मेरे से पूछ लेते हो कि जी हार्मफुल वाला कौन सा है, कौन सा इन तीनों एंटीजन में से हार्मफुल जो एंटीजन है वो कौन सा है, जो कि एज अ हार्मफुल एंटीजन की तरह काम करते हैं, तो हम आंसर करेंगे कि जो आपके नॉन सेल्फ एंटीजन है, ये वाले आपके नॉन सेल्फ एंटीजन एंड आपके सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन, both of these antigens are harmful to to these are harmful to the individual। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्फ एंटीजन की, तो ये हार्मफुल नहीं होता, ये तो सेल की खुद ही की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें ये बताती है कि ये सेल ये है, ये सेल ये है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आपको। तो आगे चले, फिर इस चीज को मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपको ये जस्ट एक समझाने के लिए थी। तो आई होप आप लोगों को ये जो टर्म्स हैं ये क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने आपको इम्यूनोलॉजी के स्टार्टिंग में इसलिए क्लियर कर दिए हैं क्योंकि जैसे जैसे फिर हम इम्यूनोलॉजी को आगे आगे करेंगे, इम्यूनोलॉजी को आगे आगे करेंगे, वैसे वैसे ये टर्म्स जो है वो रिपीटेड मैनर में यूज होती रहेंगी। तो आप लोगों को इन टर्म्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। So I have tried to resolve your confusion before even the starting of immunology, right? तो चलिए अब इसको कर लेते हैं इरेज और स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इम्यूनोलॉजी के साथ में। इम्यून सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, इम्यूनिटी क्या चीज होती है वो भी बता दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं साइंटिस्ट्स के बारे में जिन्होंने हमें इम्यूनोलॉजी के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई है ना। तो थोड़ा सा साइंटिस्ट्स को भी याद करेंगे क्योंकि साइंटिस्ट से भी आपका जो है वो क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो इम्यूनोलॉजी में जिस साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले आता है दैट इज द बर्नेट। द टर्म इम्यूनिटी, ठीक है, लिख लीजिए, टर्म इम्यूनिटी was coined by बर्नेट, BURNET। ठीक है, एक तो ये बड़ी दिक्कत होती है, ढूंढता कोई है, टर्म कोई दे देता है, उसके बाद उसको चेंज कोई और साइंटिस्ट कर देता है, तो बड़ी वो है, बट कोई बात नहीं, अब है तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा, है ना। तो टर्म इम्यूनिटी जो थी वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, बर्नेट ने। और अब आप लिखिए द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे बोला जाता है, तो आप लिख लीजिए यहां पर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी is Emil von Behring। Emil von Behring। So I always try to pronounce any of the names of your subject very clearly and very तोड़ के, ताकि आप लोगों को टर्म क्लियरली सुनाई दे और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाए। मैं ऐसे बोलूंगी एमिल वॉन बेहरिंग, नहीं पता चलेगा आपको। तो एमिल वॉन बेहरिंग आपको स्ट्रेस दे करके बोला जाता है ताकि आप उस चीज को याद करें। तो इसीलिए लेक्चर को ध्यान से सुना करिए, ठीक है, हो सके तो रिपीट पे सुन लिया कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए ये चीज बेनिफिशियल है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं और उस टाइम पे फिर होता क्या है ना, हमारे दिमाग में वो चीज मिक्स हो जाती है क्योंकि अभी अभी आप इतनी सारी यूनिट्स करोगे तो एक टाइम आएगा जब आपको होगा कि अच्छा इम्यूनो करें या फिर ये यूनिट करें, ये वाला करें, ये वाला करें। तो उसका सबसे बेस्ट वे क्या है
कि आप साथ साथ ही इसको रिवाइज करते रहिए। इतना रिवाइज कर लीजिए कि जैसे आप लोगों को ABC और 1 2 3 याद हो गया ना, कि माइंड से वो निकलता ही नहीं है, चाहे कभी भी पूछ लीजिए, आप पूछ लिया जाए आपसे, वैसे ही आपको ये भी होना चाहिए कि आपसे कभी भी कोई भी चीज पूछ लीजिए आप कैसे होना चाहिए। ठीक है जी, तो इतना हो गया आपका। तो उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे एंटीजेंस को हमने डिटेल में देख लिया कि कैसे क्या होता है। तो मान लीजिए अगर एक कोई माउस है इस तरीके से, है ना, ठीक है, तो अगर एक माउस है तो इसके सराउंडिंग में आपको पता है बहुत सारे पैथोजेंस जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसके सराउंडिंग में जो है वो बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद में वायरसेस देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद में पैरासाइट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पैथोजेंस हो गए, कोई फंजाई हो गई। इस तरीके से कोई आप फंजाई ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे तो क्या ही ड्रॉ करोगे, बस ऐसे करके कोई भी फंजाई हो गई, या फिर कोई भी एलर्जन हो गया, इस तरीके से, है ना। इन सभी को नाम लिख लो। दिस इज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैक्टीरिया है, या फिर कोई वायरस है, या फिर कोई पैरासाइट है। ठीक है, कोई भी आपका हो सकता है फंगस, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है ना, कोई भी फंजाई या फंगल हो सकता है। फंगल आप लिख लीजिए, इन्फेक्शन लिख लो इसको। ठीक है, और आपके हो सकते हैं एलर्जेंस। तो इनमें से कोई भी जब भी आपके माउस को इस तरीके से इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो जब भी इन्फेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो स्टिम्युलेट होता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट हो गया। अब जब ये इम्यून रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट होगा तो एलिमिनेशन करी जाएगी ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन फ्रॉम द बॉडी, है ना। इम्यून रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट हो गया तो क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाती है ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाती है नॉन सेल्फ एंटीजन फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे फंगल है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, एलर्जेंस, ये कैसे काम कर रहे हैं, so they are acting as non-self antigens. And what non-self antigens are, I have already explained you in the starting of the lecture. So एक बार जब यहाँ पे आप चाहे लिख भी सकते हो, all of these are non-self antigens. ये क्या है, non-self antigens है। यहाँ पे आप चाहे लिख लो, these are बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी एलर्जन, ठीक है, या फिर पैरासाइट, और वैसे आप इसको ब्रॉडली बोल सकते हो एनी काइंड ऑफ अ पैथोजन। ठीक है, सो दीज आर नॉन सेल्फ। और जब इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जब भी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स होगा और एलिमिनेशन हो जाएगी इनकी बॉडी से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि है ये कितना आसान प्रोसीजर है ना, बॉडी के अंदर पैथोजेंस आए और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, सेल्फ एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन का एलिमिनेशन हो गया बॉडी से। बट ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही आप बोल सकते हैं इंट्रिकेट सा प्रोसेस होता है, जो कि हम इम्यूनो के अंदर, पूरे इम्यूनो के अंदर हमने यही देखना है कि पैथोजन आ रहा है बॉडी के अंदर, कैसे वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट हो रहा है, और कैसे जो है नॉन सेल्फ एंटीजन की एलिमिनेशन हो रही है फ्रॉम द बॉडी। पूरी इम्यूनो के अंदर यही है सिर्फ। ठीक है जी, तो इतना हो गया। अब देखो, अगर आपने ये चीज कर ली तो अब हम ये चीज देखेंगे कि इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स के भी फिर फर्दर टाइप्स हैं कि जो डिफरेंट टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है ना, वो उसके भी टाइप्स हैं अलग अलग। कौन सा कलर लिया जाए, ये ले लेते हैं, है ना। तो देखो, इम्यून रिस्पॉन्स होता है एक अडेप्टिव और एक होता है इनेट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज योर इनेट इम्यून रिस्पॉन्स,
ठीक है। और जो सेकेंड टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है दैट इज द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये दो टाइप्स के रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि देखो हमने अभी तक से क्या करा, हमने देखा कि इम्यूनोलॉजी को हम देख रहे हैं, इम्यूनिटी क्या चीज होती है, ठीक है, दिस इज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। देन इम्यून सिस्टम क्या होता है, बॉडी इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ आवर सॉरी बॉडी फ्रॉम द नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है, एंड सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। दोनों क्या होता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हमने दो साइंटिस्ट को देखा, एक थे आपके बर्नेट नाम के साइंटिस्ट और दूसरे थे एमिल वॉन बेहरिंग नाम के साइंटिस्ट। फिर हमने देखा कि आपकी जो ये जैसे माउस है अगर, या फिर आप यहाँ पे खुद को भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी इस तरीके का नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है, जब बाहर से एंटर करेगा बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट होगा, ठीक है, बॉडी एकदम से ऐसे हो जाएगी कि ये कुछ एंटर किया जो कि हमारे खुद का बॉडी का नहीं है, कोई बाहर से एंटर कर रहा है। अब वो जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो दो टाइप्स का होता है, एक आ जाता है आपका इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है दैट इज द अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। दो टाइप्स का जनरेट हो गया। उसके बाद में होता क्या है, दोनों टाइप्स के रिस्पॉन्स जनरेशन के बाद, ठीक है, वो जो एक्सटर्नल एंटीजन या फिर आप बोल सकते हो नॉन सेल्फ एंटीजन एंटर हुआ होगा उसकी फिर एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में से। कैसे कैसे एलिमिनेशन होती है अब देखेंगे आगे में, ठीक है। पहले बताइए मुझे इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं? ये क्लियर मतलब आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई चीज टफ वाली चीज करते हैं ना तो उसके पीछे पता क्या होते हैं, उसके बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हो ना तो कितनी भी टफ से टफ चीज हो जाए हम इजीली उसको कर लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा सिग्नलिंग बड़ी टफ है, इम्यूनो बड़ी टफ है, क्यों है टफ? बिकॉज देयर बेसिक्स आर नॉट क्लियर एट ऑल, ठीक है। जहां पे वो बात हो रही होती है सेल्फ एंटीजन की, वहां वो लोग उन लोगों के दिमाग में चल रहा होता है सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन के बारे में। तो फिर कैसे क्लियर होंगी चीजें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? तो क्वेश्चन सॉल्व तभी होते हैं जब हम अपने बेसिक्स को क्लियरली, कंप्लीटली, क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो है वो देखें, ठीक है जी। इतना हो गया। उसके बाद में अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है तो अब हम लिख लेते हैं इम्यून सिस्टम का रोल, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन हमने यहां लिख ली है, आगे लिखिए रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रोल ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, लिख लीजिए इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्शन देता है किस किस चीज से? नंबर वन डाल लीजिए, एक तो हमने पहले लिख लिया हुआ है, नंबर वन इज नॉन सेल्फ एंटीजेंस, है ना। किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को ये? तो नंबर वन नॉन सेल्फ एंटीजेंस से हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नॉन सेल्फ एंटीजेंस। अब नॉन सेल्फ जो एंटीजेंस होते हैं दे आर गिवन वन मोर नेम, और यू कैन से जैसे आप लोग होते हैं ना, आप लोगों के घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, दोस्त आप लोगों को कुछ और ही नाम से बुला लेते हैं। उसी तरीके से जो नॉन सेल्फ एंटीजेंस भी हैं इन्हें भी एक और नाम दिया गया है दैट इज एक्सोजीनस, एक्सोजीनस एंटीजेंस। एक्सोजीनस क्यों? क्योंकि देखो यहीं से देख लिया हम लोगों ने, अगर ये माउस था नॉन सेल्फ एंटीजेंस थे ये सारे के सारे बाहर से आ रहे थे, तो एक्सो मीन्स बाहर और जीनस मीन्स एक्सोजीनस, ठीक है, एक्सोजीनस। तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया हुआ है एक्सोजीनस एंटीजन भी हम इसको बुला लेते हैं। उसके बाद में आप देखिए जो एक्सोजीनस एंटीजन होते हैं उसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, ठीक है। या फिर आप पहले ये लिखो कि जो नॉन सेल्फ एंटीजन होते हैं वो होते क्या है, सिंपल टर्म में मैंने आपको समझा दिया है, बट अब इसी टर्म को हमें लैंग्वेज के अंदर भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखो नॉन सेल्फ एंटीजन जो होते हैं दे आर फॉरेन मॉलिक्यूल्स, फॉरेन मॉलिक्यूल्स। अब फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि या फिर वो किसी अमेरिका या अफ्रीका या यूके से आए होंगे, ठीक है ना, ये मतलब नहीं है फॉरेन मॉलिक्यूल्स का। फॉरेन मॉलिक्यूल्स मतलब कोई भी ऐसा एंटीजन जो कि विच इज एंटरिंग इनटू योर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड,
जैसे इंडिया के लिए यूके और यूएस फॉरेन है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के अलावा बाहर जो भी चीजें प्रेजेंट है, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टू अस, टू आवर बॉडी। ठीक है, तो नॉन सेल्फ एंटीजेंस क्या होती हैं? दे आर एक तो फॉरेन मॉलिक्यूल्स, उसके बाद दे आर नॉट रिलेटेड टू अस, दे आर नॉट रिलेटेड टू अस। ठीक है, ये हमारे से रिलेटेड नहीं होते हैं। देन दे आर जेनेटिकली डिससिमिलर, दे आर जेनेटिकली डिससिमिलर। ठीक है, जेनेटिकली डिससिमिलर होते हैं। उसके बाद में जेनेटिकली डिससिमिलर है, देन दे हैव लार्ज फाइलोजेनेटिक डिफरेंस, दे हैव लार्ज फाइलोजेनेटिक डिफरेंस। इनके बीच में बहुत ज्यादा, मतलब कि फाइलोजेनेटिक बहुत ही लंबा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर बैक्टीरिया कहाँ ह्यूमन बींग्स, कितना ज्यादा डिफरेंस है फाइलोजेनी में, है ना। आई होप कि आप लोगों को ये टर्म जेनेटिकल डिसिमिलर चीज और फाइलोजेनेटिक वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा, बिकॉज यू आर ग्रोन अप्स नाउ, है ना। इन टर्म्स को हमने सुना ही होता है अपने ग्रेजुएशन में, है ना, ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो देखिए, जेनेटिकली डिसिमिलर होना चाहिए, फाइलोजेनेटिक डिफरेंस इनके अंदर होना चाहिए, और ये फॉरेन होना चाहिए, हमारे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तो सिंपल टर्म्स में आपको पता चल गया है, बट हम थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को देखेंगे। रीजन, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये सिंपल लैंग्वेज तो आएगी नहीं, है ना, उसके अंदर आपको, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपके दिमाग में बिठाने के लिए चीजों को, बट आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स का भी यूज करना पड़ेगा, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। सो दिस इज द नॉन सेल्फ एंटीजेंस के बारे में। ठीक है, अब नॉन सेल्फ एंटीजेंस के अगर हमने इतना कर लिया, तो अब इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लो। वैसे हमने इसके एग्जाम्पल्स कर ही लिए हैं साथ साथ में, बट स्टिल देखो, एग्जाम्पल्स के लिए लिख लीजिए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, देन वायरस, है ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, पैरासाइट्स हैं, देन फंजाई है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, देन ठीक है, प्लांट्स हो गए आपके। तो मतलब ये सारे के सारे बॉडी के अलावा हर चीज जो है वो क्या है, फॉरेन है। उसके बाद में अगर हम बात करें और क्या रोल होता है इसका, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, तो एक तो हमने इसका रोल देख लिया इस चीज में, एक तो हमने इसमें इसका रोल देख लिया कि नॉन सेल्फ एंटीजन से हमें प्रोटेक्ट करता है ना, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉन सेल्फ एंटीजन। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन एज वेल, है ना। अब सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है ना, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेल्फ, देखो ये लाइन दोनों के लिए कॉमन है, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नंबर 1, और यहाँ पर नंबर 2। एक काम करो, आप लोग लिख लो पूरा का पूरा, बाद में आप लोग कहीं बोलो कि ये क्या लिखवा दिया, है ना। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर भी, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यहाँ पे आप लिखो नंबर 2, सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस। अब आप लोगों को सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन का मीनिंग जो है वो क्लियर है, ठीक है जी। अब सेल्फ ऑल्टर्ड, अब जैसे हमने नॉन सेल्फ एंटीजेंस को एक्सोजेनस एंटीजेंस का नाम दिया था, तो वैसे ही हम लोग सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस के लिए भी एक नाम रखा हुआ है, क्या है, तो दीज आर नोन एज एंडोजीनस एंटीजेंस, ठीक है, एंडोजीनस एंटीजेंस इनको बुलाया जाता है, क्योंकि ये तो बॉडी के खुद ही के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एंडो है, और खुद ही जो है वो ऑल्टर हो चुके हैं, और फिर एंटीजन की तरह जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस। अब सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस के बारे में लिखो कि सेल्स ऑफ आवर बॉडी ठीक है, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, दे आर इन्फेक्टेड विद इंट्रासेल्यूलर पैथोजन। दूसरा लिखो कि सेल्स जो हैं, दे इन्फेक्टेड विद
इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस, या फिर आप तो एक ही लाइन है, ये दोनों का सेम ही मतलब है, सेल्स जो है दे आर, ठीक है, एक ही लाइन है, सेम सेम बार क्या लिखना है इसको कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होंगे वो इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस से जो है वो इन्फेक्ट हुए होंगे, ठीक है, और हमारे वही सेल्स जो है वो हमारे खुद ही के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसलिए उनको बोला जाता है सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस। अब सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस के लिए भी एग्जांपल्स लिख लीजिए। तो इसके लिए एग्जांपल है, देखो, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई, ये सारे के सारे क्या थे, नॉन सेल्फ एंटीजेंस थे, नॉन सेल्फ एंटीजेंस। बट अभी हम बात करें किसकी, सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस, तो यानी कि वायरस इनफेक्टेड सेल, तो यानी कि हमारी खुद ही की बॉडी का सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। उसी तरीके से बैक्टीरियल इनफेक्टेड सेल, तो क्या बुलाना शुरू कर देंगे उसको हम भी, सेल्फ ऑल्टर्ड, ठीक है जी। उसके बाद में और पैरासाइट एंड फंगल इन्फेक्टेड सेल, है ना, पैरासाइट इन्फेक्टेड सेल, या फिर आप लिख लीजिए फंगल इन्फेक्टेड सेल। तो कुछ नहीं है, ये वाले जितने भी देखो, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई, प्लांट, तो अब इसमें भी ये जिन सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगे ह्यूमन बॉडी के को, उन्हें फिर हम बुलाना शुरू कर देंगे सेल्फ ऑल्टर्ड, जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड, पैरासाइट इन्फेक्टेड या फंगल इन्फेक्टेड। एक और सेल है दैट इज कैंसर सेल। अब देखो कैंसर सेल भी क्या होता है, ये तो ऑल्टर्ड हो जाता है ना हमारी बॉडी के, जब सेल्स की सिग्नलिंग में कुछ ना कुछ फर्क आ जाए, ठीक है, उनका फंक्शन में कुछ ऑल्टरेशन हो जाए, तो दे स्टार्ट एक्टिंग एज अ कैंसरस सेल, है ना। फिर वो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, जैसे मेटास्टेसिस की आपने प्रॉपर्टी सुनी होगी इसकी, देन इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो यानी कि हमारे नॉर्मल सेल नहीं होते, ये ऑल्टरेशन जब सेल्स के अंदर हो जाती है तो फिर वो कैसे, उनको क्या बोला जाता है, सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस या फिर एंडोजीनस एंटीजेंस, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है जी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब आप लिखिए कि अगर एक एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए ये कोई माउस ही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर इसे किसी एंटीजन ने इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर इसे किसी एंटीजन ने इन्फेक्ट कर देता है, कोई जैसे कोई बाहर से एंटीजन आया, माउस के अंदर चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर ये एंटीजन बिहेव कर रहा, मतलब ये एंटीजन क्या है वैसे, इट इज अ नॉन सेल्फ एंटीजन, वैसे ये नॉन सेल्फ एंटीजन है, बट अगर इफ इट इज बिहेविंग लाइक सेल्फ एंटीजन, ठीक है, इफ इट बिहेव्स लाइक सेल्फ एंटीजन, तो क्या ये माउस के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा या नहीं होगा, बताइए, बताओ जल्दी से, क्या माउस के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स की जनरेशन होगी या फिर नहीं होगी, सोचो 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 जल्दी से। तो आंसर है कि नो इम्यून रिस्पॉन्स, नो इम्यून रिस्पॉन्स, हमें किसी भी तरीके का कोई इम्यून रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही ये नॉन सेल्फ एंटीजन है, बट ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सेल जो एंटीजन सेल के अंदर एंटर हुआ है, वो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसे प्रोटीन की एक्सप्रेशन करवा ही नहीं रहा माउस के सेल के अंदर कि जिससे कि माउस के इम्यून सिस्टम को ये पता चल जाए कि ये कोई बाहर का एंटीजन है, उसे लगता है ये मेरी बॉडी के सेल हैं, तो फिर सेल्फ एंटीजन की तरह वो बिहेव कर रहे होते, तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट नहीं होता। आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने ये नहीं सोचना कि अगर एंटीजन वर्ड यूज हो गया तो इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेट होना नेसेसरी है, नहीं। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट तभी होगा जब या तो सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन होगा या फिर नॉन सेल्फ एंटीजन होगा। अगर सेल्फ एंटीजन होगा तो देयर विल बी नो जनरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम। आप लोगों को ये तीनों टर्म्स, सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन, ठीक है, नॉन सेल्फ एंटीजन और सेल्फ एंटीजन, ये तीनों टर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इम्यूनोलॉजी को पढ़ने से पहले, जो कि मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको क्लियर कर दूं, और होप भी मैं यही कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो जिससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में फिर सिर्फ हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आज आप लोगों ने भले ये बेसिक लेक्चर है, बट इसी बेसिक लेक्चर से आप देख लीजिए आपको बहुत बार क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक में नहीं मिलेंगे एग्जाम में तो किसी दूसरे में मिल जाएंगे, बट मिलेंगे फॉर श्योर। ठीक है, एक तो आपका आ जाता है ये साइंटिस्ट को लेकर के क्वेश्चन, ठीक है, कि टर्म किसने दी, ठीक है, टर्म किसने दी और फादर किसे बुलाया जाता है इम्यूनो का, तो ये दो साइंटिस्ट होंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ बताया अबाउट एंटीजेंस के बारे में, है ना, 3 टाइप्स के एंटीजेंस के बारे में हमने देखा। देन फिर हमने क्या देखा कि जब भी कोई एंटीजन बाहर से एंटर करता है तो इम्यून रिस्पांस की जनरेशन होती है, या फिर आप बोल सकते हैं इम्यून रिस्पांस स्टिम्युलेट होता है। और इम्यून रिस्पांस जो स्टिम्युलेट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, इनेट और अडेप्टिव टाइप का। उसके बाद में फिर वो जो एंटीजन नॉन सेल्फ एंटीजन एंटर हुआ होता है बॉडी के अंदर, उसकी हो जाती है एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या बताया आपको कि इम्यून जो सिस्टम है उसका रोल किस किस चीज में है। तो एक तो आपका नॉन सेल्फ एंटीजन के रिमूवल में है। फिर हमने ये कुछ पॉइंट्स एक जॉट डाउन करे, कुछ पॉइंट्स कि जो कि हमें ये बता रहे हैं कि एक नॉन सेल्फ एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल को नॉन सेल्फ डिक्लेयर करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो ये चीजें। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने क्या करा कि इम्यून सिस्टम हमको और किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, तो सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन से भी हमें ये प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन के लिए क्या एक आप बोल सकते हो कि एक क्राइटेरिया चाहिए। तो बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स जब इंटरसेलुलर पैथोजन बॉडी के खुद के सेल्स को इन्फेक्ट कर लेते हैं तो फिर वही सेल एक्ट करने लग जाते हैं एज सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजेंस। फिर हमने ये देख लिए, ये वायरल, पैरासाइट, फंगल और इन्फेक्टेड सेल्स और एक कैंसर सेल। ठीक है जी। उसके बाद में फिर हमने देखा, एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताया कि कुछ केसेस में अगर बाहर से नॉन सेल्फ एंटीजन एंटर कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज नॉन सेल्फ एंटीजन की एंट्री। ठीक है, अगर इसकी एंट्री हो जाती है बट ये बिहेव कर रहा होता है एज अ सेल्फ एंटीजन। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश और अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। तो उस केस में क्या होता है कि नॉन सेल्फ एंटीजन को वो डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाती है, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है, ऐसे रिजेंबल कर रहा होता है जैसे वो मतलब बिल्कुल किसके साथ रिजेंबल कर रहा होता है, तो सेल के खुद ही के सेल्फ एंटीजन के जैसे। तो फिर नहीं बॉडी आइडेंटिफाई कर पाएगी, तो फिर कोई इम्यून रिस्पॉन्स की जनरेशन जो है वो नहीं हो पाती है। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि आइडेंटिकल्स होते हैं, जैसे एक इंसान जैसा होगा उसको बिल्कुल सिमिलर दूसरा इंसान दिख रहा होगा। जैसे आपने वो नागिन शो आता है उसमें कई बार दिखा देते हैं ना, वो एक एक नागिन वो दूसरी का उसमें कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बिल्कुल सेम दिखाई देती है, तो नहीं पता चलता सामने वाले इंसान को, वो तो वही सोच रहा होता है कि ये कोई वही है जिससे वो बात कर रहा है, बट असल में वो होती कौन है, कोई दूसरी। तो बस ये जनरल सा एक था, आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ ये बताना था कि इम्यूनो होती क्या है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक बेसिक्स आपको एक बेस तैयार करना था आपका, जो कि मुझे लग रहा है मैंने कर दिया है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे हमारे उनके साथ फिर हम इम्यूनोलॉजी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर सो पेशेंटली। ठीक है, देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।